नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। देखिए, ठगी का एक नया रास्ता बंद होता है तो जालसाज 10 और रास्ते खोज लेते हैं। इन दिनों ठग OLX, क्विकर और रेलवे टिकट कंफर्म कराने के नाम पर लोगों को चूना लगा रहे हैं। पैकर्स एंड मूवर्स के नाम पर जो ठगी हुई, कुछ दिनों पहले हमने आपको उसका बताया कि किस तरह से ठगी को अंजाम दिया जा रहा था। आज हम ये जो ठगी के नए तौर तरीके और ख़ास तौर से जो OLX और क्विकर जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप यूज सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, यहां पर किस तरह से फ्रॉड्स हो रहा है, क्योंकि एक बड़ा तबका, एक बड़ी आबादी इन ऐप्स को इस्तेमाल करती है रिफर्बिश्ड या सेकंड हैंड सामान, इक्विपमेंट्स, गैजेट्स वगैरह को खरीदने और बेचने के लिए। लेकिन इनकी आड़ में किस तरह का फ्रॉड हो रहा है ये आपको बताएंगे। छोटी सी गलती आपको बड़ा चूना लगा सकती है, इसलिए जागरूक करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझने की भी कोशिश करेंगे जो रीसेंट फ्रॉड्स हो रहे हैं OLX, क्विकर जैसी वेबसाइट्स पर या एप्स पर, वो कैसे हो रहे हैं और आप उनसे क्या सीख ले सकते हैं। खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। देश भर में ठगों का एक बड़ा नेटवर्क बन चुका है। आपसे थोड़ी भी चूक हुई नहीं कि जालसाज आपकी गाढ़ी कमाई में सेंध लगा देंगे। हाल ही में मुंबई की क्राइम ब्रांच ने OLX के नाम पर फ्रॉड करने वाले एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जिनका जाल कई राज्यों में फैला हुआ था। ये लोग OLX पर सामान बेचने और खरीदने वालों को अपना शिकार बनाते थे। कोई सेलर जब OLX पर कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए अपलोड करता था, ये जालसाज प्रोडक्ट को करीब से देखे बगैर खरीदने के लिए तैयार हो जाते थे। ठग प्रोडक्ट बेचने वाले को ऑनलाइन एडवांस पेमेंट का झांसा देकर सेलर की मोबाइल पर QR कोड या लिंक भेजते थे और फिर इसे स्कैन करने को कहते थे। कुछ सेलर लालच में फंसते हुए QR कोड को स्कैन कर लेते थे और ठगी के शिकार हो जाते थे। आपको बता दें कि QR कोड स्कैन से कभी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं। हमेशा स्कैन करने वाले के अकाउंट से डेबिट होते हैं और सामने वाले के अकाउंट में पहुंच जाते हैं। ऐसे में भूल से भी किसी अनजान व्यक्ति के भेजे QR कोड या लिंक को डाउनलोड या स्कैन ना करें, वरना आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। ठगी का एक नया ठिकाना बना है पैकर्स एंड मूवर्स का धंधा। जालसाज खुद को पैकर्स एंड मूवर्स बताकर कस्टमर को लूटने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला मुंबई के वसई का है, जहां ठगों के एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जिन्होंने पहले तो एक फर्जी पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी बनाई और फिर इसे ऑनलाइन लॉजिस्टिक पोर्टल पर भी रजिस्टर करा लिया। पहले ये कम रेट में डील देकर कस्टमर को फंसाते थे, फिर सामान पैक करने के लिए कस्टमर के घर पहुँचते थे और घर की महंगी चीजों में खासकर लैपटॉप, घड़ियां, महंगे मोबाइल और सोने चांदी पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो जाते थे। कुछ मामलों में ठग सामान को अपने कब्जे में लेने के बाद ग्राहक से अनाप शनाप चार्ज वसूल करते और तब जाकर सामान देते। ऐसे में आप रिलायबल पैकर्स एंड मूवर्स पर ही भरोसा करें, भले ही उसका रेट आपको कुछ महंगा लगे, वरना सस्ती डील आपको भारी पड़ सकती है। ठगी का तीसरा मामला भी मुंबई से ही है, जो टिकट कॉन्फर्मेशन से जुड़ा हुआ है, जहाँ एक महिला ने अपने मोबाइल नंबर के साथ अपनी बुक की RAC टिकट को कंफर्म करने के लिए IRCTC के ट्विटर हैंडल पर मैसेज किया। कुछ देर बाद उनके पास एक ठग का फोन आया, जिसने खुद को कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताकर महिला को एक लिंक भेजा और साथ ही 2 रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा। ठग ने महिला को टिकट कंफर्म कराने का भरोसा दिलाया। जैसे ही महिला की ओर से लिंक पर जाकर 2 रुपए की पेमेंट की गई, उनके खाते से 64,000 रुपए साफ हो गए। ऐसे में जी बिजनेस बार बार आपको आगाह करता है कि किसी भी संदेह वाले लिंक को इग्नोर करें, किसी को अपना OTP ना दें, किसी भी पैसे लेने के लिए QR कोड को स्कैन ना करें। आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपको ठगों का शिकार बना सकती है, इसलिए सतर्क रहें, चौकन्ना रहें और ऑनलाइन जालसाजों से बचकर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाल सिंह राजपूत साहब हमारे साथ हैं, DCP है साइबर क्राइम के मुंबई में। और जैसा हमने आपको रिपोर्ट में बताया कि जो रीसेंट OLX फ्रॉड हुआ है और इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश जो किया है वो मुंबई पुलिस ने किया है, तो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे राजपूत साहब से कि मॉडस ऑपरेंडी क्या था और हमें क्या सीख मिलती है इस पूरे केस से। हमारे साथ हैं प्रशांत माली साहब, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ हैं सचिन डेढ़िया, जो कि एथिकल हैकर हैं। सचिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर माली, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। हम देख रहे हैं कि आए दिन हमने
हमने सिर्फ OLX या क्विकर फ्रॉड का ही जिक्र नहीं किया, हमने साथ साथ में बताया कि मूवर्स एंड पैकर्स के थ्रू रेलवे टिकट्स के कंफर्म कराने के, ये फ्रॉड जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप कह सकते हैं कि अगर तंत्र सिस्टम डाल है तो फ्रॉड भी जो है वो पात हैं, नए नए हथकंडे लेकर आ जाते हैं। क्या करना होगा, कैसे करें इनको, इन पर लगाम कैसे लगाई जाए सर? देखिए, ये जो फ्रॉड हो रहा है इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण है। एक तो है कि लोगों का ग्रीड, कि कहीं सस्ती चीज मिले, कहीं हमें ऐसी चीज मिले जो जी। मुझे लगता है हमारा संपर्क उनसे कट गया है। हम राजपूत साहब के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सचिन के पास आना चाहूँगा। सचिन, अब यहाँ पर देखिए, आप तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क और इकोसिस्टम समझते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान भी नहीं लेना है, आपको सिर्फ मानसिकता पकड़नी है लालच की, कस्टमर की, और वहाँ पर वो छोटा सा अपना टेक्निकल जो है वो अपर हैंड कह सकते हैं आप इनको, जो फ्रॉडस्टर्स अपने पास रखते हैं, उसको दिखाकर ये फ्रॉड कर लेते हैं। ये OLX वाला जो केस दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें ये QR कोड से स्कैम करते हैं, ये कहानी यही है? जी, आपकी बात एकदम बिल्कुल सही है कि ये जो फ्रॉड का तरीका है इसमें टेक्निकल कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत कम टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल नो हाउ की भी ज़रूरत नहीं है। इन्हें बस सिर्फ एक दो OLX के ऊपर स्कैन मारना है कि नए नए कौन लोग हैं, कौन जो विक्टिम्स आ रहे हैं, कौन मतलब नई नई OLX के ऊपर यूजर्स बन रहे हैं जो अपने प्रोडक्ट्स बेचने या सेलने के, मतलब बेचने के लिए या रखने हैं। बैकएंड में इनका एकदम सिंपल है, जैसे आपने सही कहा, एक QR कोड जनरेट करना है। वो QR कोड में प्री फिक्स अमाउंट रहेगा या अमाउंट उन्होंने फिक्स करके रखा होगा काफ़ी सारे टाइम के ऊपर, और बस वो बातों बातों में सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू उन्हें बहला फुसला के उन्हें वो कोड देना है। शायद थोड़ा बहुत पैसा 1-2 रुपया जैसे पहले डाल देंगे तो सामने वाले विक्टिम को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन फिर एक QR कोड जो ऑलरेडी रेडी रहेगा जिसके थ्रू पेमेंट विक्टिम के अकाउंट से हैकर्स के अकाउंट में जाने का पूरा ऐसे उन्होंने QR कोड बनाया होगा। तो इसमें जैसे आपने बताया टेक्निकल कुछ नहीं होता, बस सिर्फ एक QR कोड बनाना रहता है और पीछे एक जो बैंक अकाउंट रहेगा, ऑफकोर्स वो बैंक अकाउंट का भी जो फर्जी नाम या KYC डॉक्यूमेंट्स उसके थ्रू ही करना है। तो टेक्निकल नो हाउ इतना कुछ नहीं है। लिंक भी जो इन लोग जनरेट करते हैं या जो एप्लीकेशन डाउनलोड करने को बोलते हैं, वो भी कोई एनीडेस्क या टीमवीवर टाइप जिसके थ्रू वो पूरा फ़ोन देख सके या पूरा फ़ोन का एक्सेस ले सके, ये भी कोई रेडीमेड एप्लीकेशन ही है। मतलब ऐसे भी नहीं है कि इन्हें कोई अपना खुद का कस्टमाइज एप्लीकेशन भी बनाना पड़ रहा है, सब रेडीमेड एप्लीकेशंस है। सोशल इंजीनियरिंग यूज़ करना है और थोड़ा टेक्निकल नॉलेज यूज़ करना है और ये फ्रॉड एग्जीक्यूट करना है, बस। एब्सोल्युटली। और इस वक्त हमारे साथ बाल सिंह राजपूत सर जुड़ चुके हैं, DCP है साइबर क्राइम मुंबई के, जैसा हमने आपको इंट्रोड्यूस भी कराया। राजपूत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत बहुत बधाई, आपकी टीम ने ये पूरा नेटवर्क जो है उसको बर्स्ट किया है। क्या करते थे, मॉडस ऑपरेंडी क्या था सर इनका? जी नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो OLX फ्रॉड है, ये ऐसा एक ही ऑनलाइन फ्रॉड नहीं है, बहुत सारे जो ऑनलाइन सर्विसेज है उसके ऊपर में इस टाइप के फ्रॉड होते हैं। हमने ये जो अभी OLX के पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जो फ्रॉड हो रहा था उसको पिछले 2 महीने से हम लोग उसके ऊपर में ट्रैक कर रहे थे, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे थे। उसके बाद में क्योंकि ये जो फ्रॉडस्टर्स है ये बहुत अलग टाइप का मोडस ऑपरेंडी यूज़ करते हैं। इसमें जो 4 टीम रहती है पूरे, इसमें एक जो है सिर्फ स्काउटिंग करती है, कौन विक्टिम है, किससे पैसा मिल सकता है। एक टीम जो है वो बाद में जैसे स्काउटिंग होने के बाद में उनका UPI ID और मोबाइल नंबर मिलने के बाद में दूसरी टीम है, ये सिर्फ पैसा निकालने के लिए साइकोलॉजिकल हम बोल सकते हैं मैनिपुलेशन करके लोगों को पैसा देने के लिए बाध्य करते हैं। उसके बाद में तीसरी जो टीम है, ये टीम सिर्फ विड्रॉ करती है मनी, अलग अलग शहरों पे जाके ATM अकाउंट से ATM से पैसे विड्रॉ करती है। और चौथी जो टीम है, ये जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है जिसमें मोबाइल नंबर और जो बैंक अकाउंट है ये प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा पाया गया है कि ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ये कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन्होंने वहाँ पे ही जो पहले क्राइम कर रहे हैं उनसे ये सब सीखा है। और ये बहुत सिर्फ ये ट्रिक का खेल है, उससे से ज़्यादा लोगों को फंसाने का कोशिश करते हैं। हम लोगों को ये ट्रेस करने में बहुत मुश्किल इसलिए हो रहा था कि ये नया मोबाइल, हर एक गुने के लिए नया मोबाइल नंबर, नया बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं। तो और
इसके वजह से जैसे हम उन तक पहुंचे उसके पहले तो वो सारा मोबाइल नंबर, डिवाइस और बैंक अकाउंट खाली हो चुका रहता है, डिवाइस डिस्ट्रॉय किए चुके रहते हैं और मोबाइल नंबर बंद कर रखते हैं। इसके वजह से वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, ये जो जगह है, जिस जगह से हमने ऑपरेशन किया है, ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है। जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का आप देखे होंगे तो जोग्राफिकली यूपी, हरियाणा और राजस्थान, ये तीनों को उनकी बॉर्डर लगती है। तो तुरंत वो लोग अपना टॉवर लोकेशन भी चेंज कर पाते हैं, तुरंत फिजिकल लोकेशन भी राजस्थान से उत्तर प्रदेश जा सकते या हरियाणा जा सकते, और इनएक्सेसिबल भी है रोड और बाकी का जंगल और बाकी एरिया के वजह से, जोग्राफिकल इनएक्सेसिबिलिटी के वजह से वहाँ के बहुत सारे लोग इस टाइम के क्राइम में लिप्त पाए गए हैं। और कब से कर रहे थे सर ये? हाँ जी, ये कब से संलिप्त थे इस तरह की गतिविधियों में? ये गति जो हमने अभी तक, देखिए ये OLX फ्रॉड तो बहुत 4-5 सालों से ये बहुत तहलका मचा हुआ है ये फ्रॉड ने, लेकिन हर एक गैंग है, मतलब उसमें ये 2 साल 3 साल से जो हमने पकड़ी है, ये गैंग पिछले 2 साल से बहुत एक्टिव थी। जब तक हमने अभी तक का एनालिसिस किया है, अभी तक जितना एनालिसिस में पता चला है उसमें कम से कम 11 हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड केसेस है, जिसमें 53 लाख रुपीस लोगों के गए हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ पे 14 एप्लीकेशन हैं जिसमें इन गैंग का सहभाग दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हमने पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी केसेस इस गैंग से रिलेटेड, मोबाइल नंबर और जो बैंक अकाउंट है उससे रिलेटेड है, वो चेक की। तो ऐसे हम लोगों को 270 केसेस जो है इसमें इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखा है। और हमने कुछ स्टेट के पुलिस से संपर्क किया था, उसमें हमें तेलंगाना पुलिस से भी 570 के आसपास में रेफरेंसेस मिले हैं ऐसे केसेस में ये गैंग का शामिल होना। हम लोगों को उसका संशय है, वेरिफिकेशन अभी हमारा चल रहा है। सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जिनमें इस गैंग की संलिप्तता है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर माली, डीसीपी साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली, बड़ी मार्के की बात बोली कि ये लोग कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा टेक सेवी है, कोई ट्रेंड है, कम पढ़े लिखे लोग हैं और ट्रिक का, एक छोटी सी ट्रिक से ये जो है ये फ्रॉड को अंजाम देते हैं। और ये इन्होंने सीखा है, जो पुराने गैंगस्टर्स हैं और जिस तरह के क्रिमिनल्स हैं। यानी कि थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई छोटी मोटी ट्रिक से हमारी गाढ़ी कमाई पर अगर थोड़ा वो इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है हमारे साथ, तो ठीक है, पुलिस तो अपना काम करेगी, सरकार भी जो नियम लेकर आना है वो तो आएंगे ही। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा यहां पर कंज्यूमर की जिम्मेदारी भी बन जाती है कि वो थोड़ा सतर्क रहे, छोटे छोटे लालच में ना आए। देखिए, 2 कारण महत्वपूर्ण है। एक है लालच और दूसरा है ऐसे क्राइम के प्रति अवेयरनेस। तो लालच सबसे बड़ी चीज है। लोगों को लगता है कि सस्ता मिल रहा है, फोटो दिखाया, फोटो वाली चीज ही मुझे इस सस्ते पैसे में मिलने वाली है। और जो बेचने वाला होता है वो अक्सर वो कहीं मिलिट्री वाला या डिफेंस के कोई पर्सनल का रूप धारण कर लेता है, तो वहाँ ट्रस्ट हो जाता है उसके ऊपर, और इस तरीके से ये फ्रॉड करते हैं। दूसरा है अवेयरनेस कि ये फ्रॉड होते रहे। जैसे डीसीपी साहब बोल रहे थे, 4-5 सालों से ये फ्रॉड लगातार चले आ रहे हैं। इसके बावजूद 2 लोग नहीं बदले, एक तो ग्राहक है और दूसरा ये OLX प्लेटफॉर्म है। जब इस प्लेटफॉर्म को पता है कि जब ऐसे तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं, ऐसे लोग इस IP एड्रेस से लिस्टिंग डाल रहे हैं, उनके पास लॉग्स हैं, उनके पास कंप्लेंट्स भी आती होंगी डेफिनेटली ईमेल के द्वारा उनके ग्रीवेंस ऑफिसर के पास, तब तक भी आज तक ये OLX अपने प्लेटफॉर्म से ये फ्रॉड उखाड़ नहीं पाया है। OLX सिर्फ और सिर्फ अगर अपने गाड़ी कमाई के पीछे जा रहा है, जिसको लिस्टिंग के जैसे जरिए से पैसा बना रहा है, तो ये OLX को भी मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस को एक पार्टी बना देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया। एक इंटरमीडियरी के द्वारा जो ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए कि अपने प्लेटफॉर्म पे ऐसे धोखाधड़ी ना हो, और अगर उन्होंने 79 के तहत उनको कोई भी राहत नहीं देते हुए उनको भी एक पार्टी बना के उनके भी कई अफसर को अरेस्ट करना चाहिए, तभी ये फ्रॉड। और ना ही मुंबई पुलिस, बल्कि जो पुलिस जहां जहां ये मामले दर्ज है वहां OLX को पार्टी बनाना जरूरी है, तभी OLX कुछ हरकत करेगा।
जिससे जो ग्राहक है वो बच पाए, क्योंकि नहीं। OLX पैसा कमा रहा है और ये फ्रॉडस्टर्स इसमें पैसा कमा रहे हैं। एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट। मैं इस पे हम जरूर डीसीपी साहब का टेक लेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे OLX है चाहे क्विकर है, जैसा कि डीसीपी साहब भी कह रहे हैं कि और भी प्लेटफॉर्म्स है, OLX हो क्विकर हो, 14 के आसपास डीसीपी साहब ने बताया एप्लीकेशंस हैं जिनमें ये लोग संलिप्त थे। तो क्या इन एप्लीकेशंस को भी इसमें पार्टी बनाया जाए, इनकी जिम्मेदारी भी तय की जाए, पहली बात। दूसरा, जो डीसीपी साहब ने कहा कि आम कंज्यूमर के लिहाज से आप सोचिए कि ये फ्रॉड आपके साथ फ्रॉडस्टर्स जो हैं आपका साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करते हैं, राइट। और इसके बारे में थोड़ा सा हम डेडिया साहब से भी पूछेंगे कि ये जो प्रोफाइलिंग करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग जिसका इस्तेमाल किया है सचिन ने, वो क्या चीज़ है, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन क्या है, और आपको कैसे पहचानना है कि वो आपके साथ मैनिपुलेशन चल रहा है, वो आपकी सोशल मीडिया इंजीनियरिंग का पार्ट उस चीज को बना। तो OLX या क्विकर या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो क्लासिफाइड वेबसाइट्स हैं या एप्स हैं, इनमें जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो दूसरे फ्रॉड्स भी हैं स्वाभाविक रूप से वो भी हम कवर कर रहे हैं। राजपूत सर, जो डॉक्टर माली ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया, क्या इन एप्स की या प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी सर? हेलो, जो एडवोकेट डॉक्टर माली साहब ने जो मुद्दा उपस्थित किया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और इसके ऊपर में जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और इसमें जो प्लेटफॉर्म जिन्होंने डेवलप किया है, जो प्लेटफॉर्म चलाते हैं, इनका भी उतना ही अहम रोल है कि वो अपने कंज्यूमर की सिक्योरिटी देके उनको किसी भी हालत में ऐसे जो फ्रॉडस्टर है जो ट्रैप लगा के बैठे हैं, तो उनके ऊपर उनको आप कोई अनोमली जो दिखाई देती है यूज़र पैटर्न में हो या रजिस्ट्रेशन के पैटर्न में हो या ट्रांजैक्शन के पैटर्न में हो, वो ढूंढ के ऐसे लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म से उन्होंने दूर करना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। और दूसरा जो है, जो ऐप आप रिलीज़ कर रहे हो मार्केट में, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बारे में सिक्योरिटी के तहत से क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए, उसके बारे में सेंसिटाइजेशन हो या अवेयरनेस हो, ये करने की भी जिम्मेदारी वही कंपनी की है। ऐसा नहीं है कि फ्रॉड हो रहे करके सिर्फ पुलिस हो या गवर्नमेंट मशीनरी हो यही अवेयरनेस करे, इनका भी उतना ही जिम्मा है जो कंपनी वो प्रोडक्ट मार्केट में ला रही है। तो ये मेरा भी यही मत है कि उन्होंने भी इसके बारे में सरकार के साथ में मिलके, पुलिस के साथ में मिलके इसके बारे में अवेयरनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, और डीसीपी साहब, हम आपको बड़े गर्व के साथ बताना चाहेंगे, और डॉक्टर माली हमारे साथ बैठे हुए इस पूरी मुहिम का हिस्सा रहे हैं हमारे साथ। हमने जब ये जो इंस्टेंट लोन ऐप्स का जो मुद्दा उठाया था, ऑपरेशन हफ्ता वसूली हम लोगों ने चलाया था, हम लोगों ने जो प्ले स्टोर है, जो गूगल स्टोर है, हमने उनकी जिम्मेदारी तय करने की कोशिश भी की थी। और उसके बाद गूगल ने अपनी जो डेवलपर पॉलिसी है उसमें बदलाव किए, उनको मजबूर होना पड़ा। और आज वो लोग कम से कम इतनी जिम्मेदारी उनकी तय हो पाई है कि जो भी एप्स उनके प्ले स्टोर में आते हैं वो अब स्क्रूटनाइज्ड हैं। तो इस तरह की जिम्मेदारी हम लोगों ने जब ये मुहिम उठाई तो तय की गई। अब आप साथ में बैठे ही हैं, OLX हो चाहे क्विकर हो चाहे दूसरे एप्लीकेशंस हो इस तरह के, कैसे वो स्क्रूटनाइज करेंगे या फिल्टर करेंगे इस तरह के फ्रॉड्स का, ये अब उनको तय करना होगा। और ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। स्वाभाविक रूप से कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन जो शुरुआत में जो उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये अब जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकते। लेकिन सचिन जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, आप डेवलपमेंट से भी जुड़े हुए होंगे, क्या इतना मुश्किल है इन एप्स के लिए ये समझ पाना कि कौन हमारे प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन फ्रॉड कर रहा है कंज्यूमर के साथ? क्या इतना मुश्किल है उन लोगों के लिए पता लगाना? जी, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मतलब दो है इसमें, क्योंकि ये जो फ्रॉडस्टर्स जो अपना फेक आईडीज बनाएंगे, वो कोई प्रॉक्सी सर्वर से भी बना सकते हैं अगर वो थोड़ा टेक्निकल यूज़ करेंगे। तो फोटोज ऐसे डालेंगे जिन्हें मतलब फोटोज भी ऐसे अपीलिंग डालेंगे, बट जो उन्हें ट्रेस करना होगा। जैसे मैंने एक आईडी बना दी, मैंने एक फेक आईडी बनाई है, मैंने एक प्रॉक्सी आईपी यूज़ किया है, तो OLX के लिए भी ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये कौन है, कहाँ से आ रहा है करके। दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग जो है ये OLX के बाहर जाके फ्रॉड कर रहे हैं। मतलब OLX पे जो कोई विक्टिम है वो कोई चीज़ बेचने के लिए डाल रहा है, तो वो तो खाली स्क्रूटनाइज करे, वो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू खाली ये देख रहे हैं कि भाई इन्होंने कुछ सोफा या कुछ बेचने के लिए डाला है। हम उनकी डेटा लेके हम बाहर से उन्हें फ्रॉड करें। वो OLX के प्लेटफॉर्म
को खाली यूज कर रहे हैं खाली वो विक्टिम को आइडेंटिफाई करने के लिए, बट जो क्यूआर कोड जा रहा है और वो जो हो रहा है वो विक्टिम को डायरेक्ट अपने मोबाइल के ऊपर जा रहा है, वो ओलेक्स के थ्रू नहीं जा रहा है। तो शायद ऐसा भी है कि ये थोड़े बाहर आके फ्रॉड कर रहे हैं, तो ओलेक्स को ये समझना चाहिए कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी लोग रजिस्टर्ड है, क्या हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्या हम उनका कुछ डॉक्यूमेंटेशन या हम क्या उन्हें ट्रेस बैक कर पाएंगे। मतलब पुलिस ने अगर आके उनको पूछा कि भाई ये कहाँ के रजिस्टर्ड है, इनका आईपी एड्रेस क्या है, तो क्या वो उन्हें पोजीशन है उन्हें देने के लिए, तो वहां तक ओलेक्स या वो उन्हें हेल्प कर पाएगा। बट सिंस फ्रॉडस्टर्स कभी कभी जो क्यूआर कोड है वो जो फ्रॉड कर रहे हैं वो ओलेक्स के बाद एक तो नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन डॉक्टर माली एक चीज और करते हैं। देखिए यहां पर थोड़ी सी लापरवाही जो है ना, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का होता है, वो सारे के सारे उनके पास आपकी सारी जानकारी है। आप किसी एप्लीकेशन में जाइए, आप उनको परमिशन दे रहे हैं अपनी लोकेशन का, अपनी फाइल एक्सेस का, अपने डॉक्यूमेंट के एक्सेस का, अपने कैमरे का, सारी की सारी इंफॉर्मेशन है इनके पास। लेकिन पुलिस जब इस तरह के केसेस में जब इन एप्लीकेशंस के पास जाती है तो फिर ये प्राइवेसी का हवाला देने लग जाते हैं कि साहब हम कैसे दे दें कंज्यूमर की जानकारी, है तो प्राइवेसी का है। तो ये थोड़ा सा इनको थोड़ा यहां ठीक करना पड़ेगा सर। डेफिनेटली ये जो इनका कैपिटलिस्टिक एटीट्यूड होता है और समाज के प्रति जो इनका नाराजगी का रवैया होता है कि बस हम अपना बिजनेस और हम अपना प्रॉफिट देखेंगे, और जो हमारे ग्राहक है जो लूटे जा रहे हैं, हमारे पास तो ग्राहक नए आते रहेंगे, तो ये जो ग्राहक लूटे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो सचिन जी भी बता रहे थे कि OLX की जवाबदारी 100% है। क्यों नहीं है? क्योंकि केवाईसी उसको करना है, और केवाईसी अगर फॉल्टी है तो ये OLX की जवाबदारी है कि, और केवाईसी और फॉल्ट और जितने आने वाले कंप्लेंट है अगर उसको एनालिसिस करे, जिसको एक फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, जो इनके पास लगा रहता है लेकिन इसको सीरियसली देखते नहीं है लोग। अगर ये फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम इनका एक्टिव चले तो इनको अपने डेटा एनालिसिस से पता चलेगा कि कहां से कौन से आईपी एड्रेस से लोग पोस्टिंग कर रहे हैं और कौन से आईपी एड्रेस से ये मतलब इतने जल्दी माल जा रहा है या खत्म हो रहा है। इनका वो तो टारगेट होगा ना कि कौन से आईपी एड्रेस से पोस्टिंग हो रही है और कौन से आईपी एड्रेस सोल्ड आउट करके बता रहे हैं कि बिक गया करके, माल बिक गया। बहुत सारी लिस्टिंग, बहुत सारा एनालिसिस, और जैसे आप कह रहे थे कि इनके पास काफी सारा डेटा होता है ऐप के द्वारा, तो उस ऐप के कैप्चर डेटा द्वारा भी इनके पास काफी एनालिसिस होता है। रवैया ठीक करने का जरूरत है, इनकी जवाबदारी फिक्स करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली सर। डीसीपी सर, अब हम अपने तमाम अलग अलग माध्यमों से तो बताते रहते हैं अपने दर्शकों को कि भाई आपको बैंक की डिटेल्स नहीं देनी है, आपको सीवीवी नहीं देना है, ओटीपी नहीं देना है, और क्यूआर कोड पे भी हमने बहुत सारे शोज भी किए हैं। इस केस में भी क्यूआर कोड था, लेकिन इसके अलावा एक आम कंज्यूमर के लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन किस तरह से करते हैं वो, इसके बारे में कुछ अवेयरनेस के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो मैं जो इम्पॉर्टेंट 4-5 टिप्स है वो देने की कोशिश करूँगा। एक तो जैसे आपने बोला ओटीपी मत शेयर करिए, आपका जो क्यूआर कोड कौन सा भी आप स्कैन मत करिए जो सस्पेक्टेड है, या जो बहुत सारे वक्त में अभी आपने देखा होगा कि लिंक भेज देते हैं, जो लिंक बेसिकली रिमोट एक्सेस का रहता है। ऐसी कोई भी लिंक आप क्लिक ना करें, या किसी को एनीडेस्क जैसा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके उसके साथ पेमेंट ना करिए। उसके बाद में बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन सर्विसेज लेने की कोशिश करते हैं, ऑनलाइन वाइन मंगाते हैं, या इंश्योरेंस के कुछ फ्रॉड से, कुछ जॉब के फ्रॉड है, इसमें ठगी होती है। तो आप पहले वेरीफाई कर लीजिए। जैसे भी कोई आपको लगता है कि इट इज़ वेरी टू गुड टू गेट काइंड ऑफ ऑफर है जिसमें बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है, तो ऐसी ऑफ़र है, ऐसे इन्वेस्टमेंट है, ऐसी कोई ई शॉपिंग है, तो आपने पहले ही समझ जाना है कि ये फ्रॉड हो सकता है। दूसरा, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, इसका मतलब ये होता है कि सामान्य आदमी जैसे सोचता है वैसे उसको उस बातों में उलझाना, और उससे बात करते करते उसकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे उसका यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, उसका ओटीपी है, या उसको खरीद करने के लिए फोर्स करना, या फिर उसको जो क्यूआर कोड भेजा है उस क्यूआर कोड करेक्ट है और आप सिर्फ क्लिक कर लीजिए, आप स्कैन करके पैसे आपको मिल जाएंगे, आप सिर्फ यस बोल दीजिए। ये जो बोलने की कला है जिससे आदमी कन्विंस हो जाता है कि मैं ये करूँ,
इसमें बहुत सारी की मार्केटिंग की हम बोल सकते हैं, या आदमी को कन्विंस करने की जो बातें रहती वो बोली जाती है, हमारे ऊपर विश्वास रखो, हम बहुत अच्छे व्यापारी है, ऐसे बोल के ये लोग उनको फंसाते हैं। तो अब जब भी आप ऐसे कोई खरीदी कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो आप ध्यान दे दीजिए कि आप ऑथराइज सेलर से बात कर रहे हैं, आपको कोई बहुत अच्छा एडवांस देने की कोशिश कर रहा है, तुरंत एडवांस देने की कोशिश कर, तो आप जब भी पेमेंट देने की बात आती है तो आप देख लीजिए पेमेंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं कि जो गलती से पेमेंट क्रेडिट करता है, डेबिट करता है। लोग लगते हैं कि सिस्टम का फॉल्ट है ऐसा बताते हैं, लेकिन नहीं होता। अगर सिस्टम का फॉल्ट है तुरंत आप जो हेल्पलाइन नंबर से, जो पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है 1930, NPCI का हेल्पलाइन नंबर है UPI ID के लिए, वो आप दे दीजिए। RBI का हेल्पलाइन नंबर है, जिस बैंक का आपने एप्लीकेशन लिया है या बैंक आप यूज़ कर रहे हैं जिनका अकाउंट, उनका हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे तुरंत आप कंप्लेंट करिए, ना कि आप फ्रॉडस्टर के ऊपर में बिलीव करिए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो है डीसीपी साहब ने बताई, इनको आप गांठ बांध के अपने पास संभाल के रख लीजिए इस मिक्स क्लिप को, और इस पूरे शो को अपने यारों दोस्तों रिश्तेदारों नाते जितने भी नाते रिश्तेदार हैं मित्रगण हैं सबको भेजिए ताकि उनको अवेयरनेस हो। और इसके अलावा जो हमने अपनी रिसर्च की थी उसमें भी थोड़ा सा एडिशन कर दूं, कभी भी एडवांस में पेमेंट मत कीजिए या लीजिए भी मत। हमेशा जो आप गुड्स ले रहे हैं या बेच रहे उसका पर्सनली अगर आप इंस्पेक्शन कर पाए तो वो कीजिए, वीडियो कॉल से आप वेरीफाई कर सकते हैं। कुल मिला के कोई भी नेगोशिएशन बहुत क्विकली आपको बहुत अच्छा लालच देकर नेगोशिएट करके क्विक उसको क्लोज करने की कोशिश करे डील को, तो वहां पर भी आपको समझ जाना है कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। तो कुल मिला के आपको रहना है सतर्क। किस तरह से रहना है हमने आज के शो के जरिए आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया बाल सिंह राजपूत सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर प्रशांत माली, थैंक यू सो मच सर। सचिन डेरिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।